नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग? ठीक हो ना? तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 5 फिजिक्स का, जिसका नाम है लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, क्या नाम है बेटा? लॉज ऑफ मोशन। आज के इस वीडियो में हम चार टॉपिक पढ़ेंगे। पहला है फोर्स, लॉज ऑफ इनर्शिया, लीनियर मोमेंटम एंड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये चार टॉपिक आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ओके, बेसिकली अगर आपको 2 एंड 3 आता, थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर आता होगा तो उसका एडवांस पार्ट है कि भाई वो मोशन में होता है कोई भी ऑब्जेक्ट तो क्यों होता है, किसके कारण होता है, किसकी वजह से होता है, वो सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है बेटा फोर्स। तो फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है? तो फोर्स की डेफिनेशन होती है, फोर्स में बी डिफाइंड एज एन एजेंसी। एजेंसी एजेंसी मतलब क्या? अ पुश और पुल which changes or tends to change the state of rest or of uniform motion or the direction of motion of body। अब बोलो सर ये क्या लिखा? वो हमने अच्छे से देख लिया, आपने लिखा वो भी अच्छा लिखा, बट क्या लिखा वो पता नहीं है। समझाता हूँ। फोर्स किसे कहते हैं आपको पता होगा तो हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं कि भाई फोर्स लगा, फोर्स लगा, थोड़ा सा फोर्स लगा। अगर बोले कि भाई ये एक हैवी चीज है, उठा के दूसरे रूम में रखो, तो मम्मी क्या बोलती है? बेटा फोर्स लगाओ, फोर्स लगाओ, थोड़ा और फोर्स लगाओ। या कोई चीज खींचनी होती है तो मम्मी बोलती है फोर्स लगाओ, फोर्स लगाओ, या पापा बोलेंगे फोर्स लगाओ। तो बेसिकली फोर्स क्या होता है? पुश या पुल, जिसके कारण कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करेगा? चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर रेस्ट पे है तो वो मूव करने लगेगा, या मूव है तो रेस्ट हो जाएगा। और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, मूव कर रहा है तो मूव ही करता रहेगा। और द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, सीधा जा रहा है, धक्का दिया तो उससे टर्न हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें हैं वो किसके कारण होती है? फोर्स के कारण। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, पहला हम लेते हैं कि फोर्स है ना, वो क्या क्या करता है? इफेक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय फोर्स। नंबर वन, क्या इफेक्ट? फोर्स कैन चेंज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर मान लो आप जा रहे हो, अच्छे से वॉकिंग कर रहे हो, शाम का टाइम है, मस्त हवा चल रही है, वॉकिंग कर रहे हो, आपकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। अचानक से किसी ने आपको धक्का दिया जोर से, तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। वैसे ही साइकिल की बात करते, साइकिल से जा रहे हो, पीछे से किसी ने टक्कर मारी, साइकिल की स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर है, पीछे से टक्कर मारी, स्पीड बढ़ गई 25 किलोमीटर पर आवर। तो फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है। दूसरा, फोर्स कैन चेंज, एक और एग्जांपल चाहिए स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट में ले सकते हैं। अगर स्टेशनरी है, किसी ने धक्का मारा तो स्पीड बढ़ जाएगी, तो जीरो से बढ़ गई, स्पीड चेंज हुई। दूसरा है फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। उसका मैं एग्जांपल देता हूं आपको। ठीक है, अगर आप गाड़ी चला रहे हो, फोर व्हीलर, जैसे ही आपने स्टीयरिंग पे फोर्स किया, आपकी गाड़ी स्ट्रेट जा रही थी, फोर्स डाला, थोड़ा फोर्स किया ना, उस फोर्स को टॉर्क बोलते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। फोर्स करा, आपकी गाड़ी टर्न होगी, फोर्स करा, आपकी गाड़ी क्या होगी? टर्न। क्लियर हुआ? तीसरा, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। स्पंज बॉल देखा ही होगा, मिली बॉल। ठीक है, अगर पकड़ के रखा, प्रेस किया,
फोर्स किया तो उसका शेप क्या हो गया, चेंज हो गया। तो दिस इज व्हाट ऑल बेसिक्स अबाउट फोर्स इज। क्लियर हो गया, पक्का? किसी को भी कुछ डाउट नहीं है ना? चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन जल्दी से। ओके, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं एरिस्टोटल्स पॉलिसी। एरिस्टोटल, ग्रीक थिंकर एरिस्टोटल 384 बीसी से 322 बीसी, मतलब आज से 2400 इयर्स पहले ये बंदा, देख रहे हैं ना ये बंदा एरिस्टोटल, उसका ओरिजिनल फोटो नहीं है, उसका जो आइडल है, दैट इज मूर्ति है, उसमें से फोटो लिया गया। ठीक है, तो इसको आप कैसे कर रहे हैं? क्या किया उसने? हेल्ड द व्यू दैट इफ अ बॉडी इज मूविंग समथिंग एक्सटर्नल इज रिक्वायर्ड टू कीप इट मूविंग। बॉडी मूव कर रही है तो उसने क्या बोला कि उसको मूव करने के रखने के लिए एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू दिस व्यू, उसने क्या बोला? फॉर एन एग्जांपल, एन एरो शॉट फ्रॉम अ बॉ कीप्स फ्लाइंग सिंस द एयर बिहाइंड द एरो कीप्स पुशिंग इट। एरो अगर आप कभी मारते हो तो उसके पीछे जो हवा आती है ना उसको आगे धकेलेगी, वो आगे जा रहा है और हवा उसे पीछे से धक्का दे रही है, क्योंकि इस साइड धक्का दे रही है। क्या बोला है? सिंस द एयर बिहाइंड द एरो कीप्स पुशिंग इट। जैसे आप स्विमिंग करते हो, ठीक है, तो आप हाथ मार रहे हो तो पानी आपको और धक्का देगा। ओके, द व्यू was an elaborate framework of an ideas developed by Aristotle on the motion of the bodies in the universe। ये कहां से आया? एक यूनिवर्स में भी मोशन ऑफ बॉडी इस हिसाब से ही होती है, इसलिए most of the Aristotelian ideas on motion are now known to be wrong and need not concern us। गलत है सारे, फिर भी हम पढ़ाई कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट वन, ऐसा माना जाता। मैं नहीं मानता, हमारे हिंदू शास्त्रों में बहुत सारे वेदास में ये सारी चीजें लिखी हुई है, और हमारे बहुत सारे सेजिस सेंट्स आर्यभट्टा और उनसे भी पुराने बहुत सारे लोगों ने इससे भी अच्छी अच्छी चीजें बताई गई है, बट हम उसको मानते नहीं। हम तो पहले से ही मानते, हमारी बुक में दिया और इसलिए पढ़ना पड़ेगा। पर हम एरिस्टोटल के लिए क्यों पढ़ते हैं? द एरिस्टोटल लॉ ऑफ मोशन में बी फ्रेज दस, एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन मोशन, दैट्स इट। ऐसा उसने बोला, बट ये आइडिया गलत है। पॉलिसी मतलब ये आइडिया फॉल्स है। क्यों फॉल्स है आपको ये लिखना नहीं है, बट समझाने के लिए फॉल्स इसलिए। व्हाट इज द फ्लो इन एरिस्टोटल आर्गुमेंट? क्या है गलत? आंसर इज अ मूविंग टॉय कार comes to rest because the external force of friction or on the car by the floor opposes motion। ये देखो, ये लड़का है, अगर ये खींचता ही जा रहा है तब तक कार चलेगी, बट उसने खींचना बंद कर दिया तो कार थोड़ी देर तक चलेगी और फिर क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी। क्लियर हुआ बेटा? पक्का? ओके बेटा, तो क्या देखा हमने? टू काउंटर दिस फोर्स। टू काउंटर दिस फोर्स मतलब अभी एक कोई भी लड़का है, वो अगर वो खींच रहा है, छोड़ देगा तो क्या होगा? धीरे 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 वो कार या वो टॉय है वो स्टॉप हो जाएगा। क्यों? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो उस फ्रिक्शन से बचने के लिए देखो, टू काउंटर दिस फोर्स द चाइल्ड हैज टू अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स ऑन द कार इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। डायरेक्शन ऑफ मोशन इस साइड है तो उसको कार भी इस साइड खींचनी पड़ेगी, फोर्स लगाना पड़ेगा। एंड व्हेन द कार इज इन यूनिफॉर्म मोशन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट, द फोर्स बाय चाइल्ड कैंसल्स द फोर्स बाय द फ्लोर। यूनिफॉर्म मोशन मतलब आप सेम स्पीड से लेके जा रहे हो, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब लड़का उस पर क्या फोर्स नहीं लगा रहा है? लगा ही रहा है, बट वो जो फोर्स है वो फ्रिक्शन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कैंसल कर रहे हैं। Corollary says that if there were no friction, मान लो अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो child would not be required to apply any force to keep the toy car in uniform motion। मान लो फ्रिक्शन है ही नहीं, लड़के ने एक बार खींच लिया फिर वो छोड़ देगा तो वो चलता ही जाएगा, बिकॉज जो टायर के साथ कार के साथ फ्रिक्शन है वो उसे अपोज नहीं कर रहा, मतलब चलता ही जाएगा चलता ही जाएगा चलता ही जाएगा। क्लियर हो गया बात? ये प्रॉब्लम हुई अरिस्टोटल के साथ। अरिस्टोटल ने क्या बोला कि भाई एक्स्ट्रा फोर्स दे दिया तो खत्म, ना देना पड़ेगा टू कीप इन द मोशन। ओके, हाँ एक चीज और बता दूं मैं आपको बेटा, ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो सीबीएसई वालों के लिए इस साल कट हो चुके हैं। सो अगर आपको नॉलेज के लिए पढ़ना हो तो ही पढ़ना, बाकी आपको इसमें से एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। इवन आज का लेक्चर और नेक्स्ट लेक्चर ये दोनों एग्जाम में कुछ भी नहीं आएंगे। बट मुझे तो फिर गुजरात बोर्ड वालों के लिए तो अब तक कोई फिक्स नहीं हुआ है, तो मुझे उनके लिए पढ़ाना पड़ेगा। ओके, आगे बढ़े बेटा। ठीक है,
तो इसको गलत किसने प्रूव किया? इसको गलत प्रूव किया गैलीलियो ने। किस तरह से गलत प्रूव किया देखते हैं। चलो, गैलीलियो कंक्लूडेड दैट एन ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन must neither have acceleration nor retardation, that it should move with constant velocity. जो प्रॉब्लम एरिस्टोटल के साथ था वो किसने सॉल्व किया? गैलीलियो ने। गैलीलियो ने क्या बताया? फ्रिक्शनलेस सरफेस, तो जिस स्पीड से जा रहा है उसी स्पीड से जाएगा, ना उसमें एक्सेलरेशन मतलब स्पीड ना तो बढ़ेगी ना रिटार्डेशन ना तो स्पीड कम होगी। तो उसका जो पहला एक्सपेरिमेंट है सिंगल इंक्लाइन प्लेन, तो देखो ये एक्सपेरिमेंट है कि ये इंक्लाइन प्लेन आप देख रहे हो, यहां से ये फ्रिक्शनलेस प्लेन है, अगर वो बॉल नीचे जा रहा है तो क्या होगा? स्मूथ बॉल ऑन स्मूथ इंक्लाइन ऑलवेज स्पीड अप ऑन गोइंग डाउन। लॉजिकल बात है, कोई भी चीज नीचे फेंकोगे, एक तो स्मूथ है मतलब फ्रिक्शनलेस, बॉल भी स्मूथ और प्लेन भी स्मूथ, तो नीचे जाएगा तो उसकी स्पीड बढ़ेगी। दूसरी बात, अगर आप उसे ऊपर भेज रहे हो तो क्या होगा? स्लो डाउन गोइंग अप इवन फॉर अ वेरी स्लाइट इंक्लाइन, थोड़ा सा भी इंक्लाइन होगा वो क्या होगा? क्या हो जाएगा? वो स्लो डाउन हो जाएगा। एंड of a perfectly smooth and level surface, the ball should keep on going forever once it has started. अगर frictionless surface है, प्लेन है, प्लेन ना इंक्लाइन ना डिक्लाइन, अगर प्लेन सरफेस है तो एक बार धक्का दे दिया फॉरएवर वो चलता रहेगा। किसके लिए बेटा? फ्रिक्शनलेस सरफेस के लिए। ओके, ये सिंगल इंक्लाइन प्लेन का उसका एक्सपेरिमेंट है। ओके, तो डबल इंक्लाइन प्लेन का एक्सपेरिमेंट उसने क्या बोला कि मान लो मैं एक बॉल को फेंक रहा हूं, कहां से फेंक रहा हूं बेटा? यहां से फेंक रहा हूं, देखो कितनी हाइट से? एच हाइट से। सामने और एक इंक्लाइन है, अब इसका स्लोप काफी ज्यादा है देख लो, और ये स्मूथ है, तो जितनी हाइट से मैंने फेंका उतनी हाइट तक ही वो दूसरे प्लेन के पास जाएगा वापिस। क्या बोल रहा है बेटा? डबल क्या बोल रहा है कि जितनी हाइट से मैंने फेंका उतनी हाइट तक ही वो जाएगा, उससे ऊपर तक नहीं जा सकता। समझ रहे हो? अगर मान लो मैंने स्लोप बढ़ा लिया, तो जितनी हाइट से फेंका, जितनी हाइट से उसको इंक्लाइन किया, उतनी हाइट तक ही वो वापस जाएगा और स्टॉप हो जाएगा, वापस नीचे आएगा, वापस ऐसे जाएगा, वापस ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। और मैंने इंक्लाइन बढ़ा दिया तो जितनी हाइट तक भेजा उतनी हाइट तक ही वो जाएगा, मतलब इस बार डिस्टेंस ज्यादा ट्रैवल करेगा इन दोनों के कंपैरिजन में, क्योंकि उस हाइट तक पहुंचने के लिए उसे डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। अब मान लो इंक्लाइन प्लेन है ही नहीं, तो बताओ ये बॉल किधर तक ट्रैवल करेगा? देखो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, इनफाइनाइट तक ट्रैवल करेगा, क्योंकि प्लेन सरफेस है, और हमने अभी आगे पढ़ा क्या बोला? प्लेन सरफेस है तो इट विल गो ऑन फॉरएवर 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 एंड फॉरएवर। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें गैलीलियो ने जो बताया वो पढ़ते हैं। अ बॉल रिलीज्ड फ्रॉम अ रेस्ट ऑन वन ऑफ द प्लेन रोल डाउन एंड क्लाइम्स अप द अदर, क्लाइम्स अप द अदर, दूसरे को पकड़ लिया। इफ द प्लेन्स आर स्मूथ द फाइनल हाइट ऑफ द बॉल इज नियरली द सेम एज द इनिशियल हाइट, जितनी हाइट से फेंका था उतनी हाइट पे ही पहुंचेगा। अ लिटिल लेस बट नेवर ग्रेटर, थोड़ी सी कम होगी बट ज्यादा नहीं होगी। क्यों? ड्यू टू ग्रेविटी। In the ideal situation, when friction is absent, the final height of the ball is the same as initial height. But मान लो friction है ही नहीं, तो जितनी initial height है उतनी ही final height होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। If the slope of the second plane is decreased and the experiment is repeated, the ball will still reach the same height. देखो इसमें उसका incline decrease कर रहे हैं, same height तक जाएगा, but in doing so it will travel along a distance। देखो इसमें इतना distance travel कर रहा है, इसमें ज्यादा distance, इसमें और ज्यादा distance, बट इन द लिमिटिंग केस व्हेन द स्लोप ऑफ द सेकंड प्लेन इज जीरो, देखो इस केस में अभी स्लोप जीरो कर दिया, तो बताओ बेटा कहां तक जाएगा? वो जाएगा, द बॉल ट्रैवल्स टू एन इनफाइनाइट डिस्टेंस, इन द अदर वर्ड्स मोशन नेवर स्टॉप्स, सीजीज मतलब स्टॉप ही नहीं होगा। ये उसका डबल प्लेन इंक्लाइन प्लेन एक्सपेरिमेंट। ये नॉलेज के लिए कुछ ज्यादा लिखना नहीं है, तो याद रखना। ठीक है, so in practice the ball does come to a stop after moving a finite distance on the horizontal plane because of the opposing force of friction। but reality में क्या होता है? opposing force लगता है। वो क्या था? वो एक थियोरेटिकल केस था, प्रैक्टिकल केस में वो स्टॉप हो जाता। बराबर है? फ्रिक्शन है विच कैन नेवर बी टोटली एलिमिनेटेड, फ्रिक्शन को आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, कुछ भी ट्राई करो। दुनिया का कोई भी फ्रिक्शन लेस सरफेस ले लो, उसमें 0% में फ्रिक्शन तो होगा होगा होगा। However, if there were no friction, the ball would continue to move with a constant velocity on the horizontal plane। और ये बात हो चुकी
कि अगर मान लो फ्रिक्शन होते ही नहीं तो बॉल मूव करता रहता। तो इससे गैलीलियो भाई को क्या पता चला, गैलीलियो thus arrived at a new insight on motion that had eluded Aristotle and those who followed him। eluded मतलब एक उनका गलत, एरिस्टोटल और उसकी पॉलिसी थी उसको गलत प्रूव कर दिया। क्या प्रूव किया, द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर मोशन आर इक्विवेलेंट। स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर मोशन मतलब रेस्ट पे है तो रेस्ट पे मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन में तो मूव कर रहा है, वो दोनों इक्विवेलेंट है। इक्वल नहीं है, इक्विवेलेंट है, मतलब दोनों को सेम कंसीडर कर सकते हो। क्या बोला, ये उसका लॉ है। अ बॉडी मूविंग विद अ सर्टेन स्पीड along a straight path will continue to move with the same speed along the same straight path in the absence of external force। अगर एक्सटर्नल फोर्स है तो सेम स्पीड से सेम पाथ में वो ट्रैवल करेगी, मतलब टेढ़ी मेढ़ी भी नहीं होगी और सेम स्पीड से ट्रैवल करेगी। एक्सेलरेशन भी नहीं होगा, डिसेलरेशन। कब, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स लाइक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन है वो एक्सटर्नल फोर्स है, बाहर का फोर्स है। समझ में आया? तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन जल्दी से। ओके आगे बढ़ते हैं। इनर्शिया, ये आप लोगों ने ऑलरेडी 9th में पढ़ा है, बट यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस पार्ट है, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। व्हाट इज इनर्शिया? द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट by virtue of which it cannot change its states of rest or of uniform motion along a straight line is called inertia। हिंदी में बोलूं, अगर स्टेट ऑफ रेस्ट है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा बिकॉज ऑफ इनर्शिया। समझ रहे हो? इट कैन नॉट चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट, रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, अगर स्टेट ऑफ रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो स्ट्रेट लाइन में जाएगा, उसको इनर्शिया बोलते हैं। सो इनर्शिया इज द मेजर ऑफ द मास ऑफ द बॉडी। इनर्शिया मतलब मास है, मास को आप मेजर नहीं कर सकते बट इनर्शिया से मेजर कर सकते। ग्रेटर द मास ऑफ द बॉडी ग्रेटर विल बी द इनर्शिया और वाइस वर्सा, ज्यादा उसे इनर्शिया होगा। ओके मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल, अगर आप खड़े हो, देखो ये बंदा खड़ा है, इनर्शिया 3 टाइप के होते हैं, इनर्शिया ऑफ 3 टाइप। सबसे पहला इनर्शिया ऑफ रेस्ट। मान लो ये बंदा है वो मोबाइल में कुछ कर रहा है, आजकल जो करते रहते हो, बस में खड़ा है, सडनली बस स्टार्ट हो जाती है, कहां पे आ जाएगा वो, पीछे, उसका पीछे जाएगा ना, वो है यहाँ पे, बस आगे जा रही है, वो स्टेट ऑफ रेस्ट पे था तो उसका स्टेट ऑफ रेस्ट पीछे ही है, बट बस तो आगे जा रही है, तो वो क्या करेगा, पीछे रहने के ही ट्राई करेगा, तो इसलिए वो उसके बैकवर्ड धक्का लगता है। बट इसकी जगह पे अगर एक मोटा सा बंदा खड़ा हो तो वो इतना पीछे नहीं जाएगा, क्यों, ग्रेटर द मास ऑफ द बॉडी ग्रेटर विल बी द इनर्शिया। उसका एग्जांपल देखो, व्हेन अ बस ट्रेन स्टार्ट्स टू मूव सडनली द पैसेंजर सिटिंग इन बैक फॉल्स बैकवर्ड, पीछे जाएगा, अचानक से धक्का लगता है, क्यों, बिकॉज वो पीछे ही था, बस आगे जा रही है, आप पीछे बैठे थे तो आप पीछे रहने की ट्राई करोगे, ये है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। दूसरा है इनर्शिया ऑफ मोशन। मान लो अब बस चल रही है और ये बंदा खड़ा है, व्हेन द बस मूविंग बस और ट्रेन स्टॉप सडनली, अगर आप मोशन में हो, क्योंकि बस चल रही है तो आप बस के अंदर हो, मतलब आप भी मोशन में हो, और सडनली स्टॉप हो गया, सडनली स्टॉप हो गया तो आप सीधा आगे चले आओगे ना, सीधा इस साइड चले आओगे। ऐसा होता है ना, बहुत बार मूवी में देखते हैं, ब्रेक लगाते हैं तो आगे वाले जो ग्लास होता है उससे बाहर निकल आता है। ठीक है, सो द पैसेंजर सिटिंग इन इट जर्क्स इट फॉरवर्ड ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन, क्योंकि वो मोशन में था तो वो मोशन में रहने की ट्राई करेगा, बट बस तो स्टॉप हो गई, तो उसके साथ आप भी स्टॉप हो गए, इसलिए आपको आगे झटका लगता है। क्लियर हो गया? और तीसरा है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये तो बेस्ट एग्जांपल है। वी कैन you can protect yourself from rain by an umbrella because raindrops cannot change its direction on its own due to inertia of direction। इसका और एक एग्जांपल देता हूं, ध्यान से। अगर आप गाड़ी में बैठे हो, 4 व्हीलर में, पापा चला रहे हैं, आप पीछे बैठे हो, अकेले बैठे हो, पूरी कार खाली है, सडनली पापा ने टर्न लिया तो आप भी क्या करोगे, सडनली टर्न लिया तो आप दूसरी साइड शिफ्ट हो जाओगे। रीजन बीइंग, क्योंकि आप जहां पे थे वहीं पे आपका डायरेक्शन चेंज हुआ तो आप ओरिजिनल पोजीशन में रहने की ट्राई करोगे, बट आपका डायरेक्शन चेंज हो गया तो आप, डायरेक्शन मतलब कार चेंज होगी बट आप तो ओरिजिनल पोजीशन में रहने की ट्राई करोगे ना, तो उसे बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन।
अगर रेस्ट पे हो और मोशन होता है तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मोशन पे हो और अगर स्टॉप होने की ट्राई है तो इनर्शिया ऑफ मोशन, और अगर आप एक जगह बैठे और डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। देखो ये लड़की सिंस स्ट्रेट था तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, बट सडनली यहाँ पे देखो ये टर्न आ गया, ये बंदा देखो, ये बंदा टकलू टकलू अंकल, ठीक है, वो ऐसे ही बैठे हैं, बट ये लड़की सडनली देखो टर्न आ रहा है तो स्ट्रेट बैठी थी तो सब लोग इस साइड शिफ्ट हो रहे हैं, उसका भाई भी इस साइड शिफ्ट हो रहा है, फोटो देख कैसे लग रहा है उसका भाई उसे धक्का मार रहा है, बट नो इट्स फिजिक्स, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। सो डू नॉट बिलीव व्हाट यू सी ऑलवेज, क्योंकि मीडिया और फोटो हमेशा गलत ही दिखाएंगे, ठीक है, पक्का, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज मोमेंटम। व्हाट इज मोमेंटम? द टोटल अमाउंट ऑफ मोशन प्रेजेंट इन अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स मोमेंटम। कितना वो मोशन कर सकता है उसे मोमेंटम बोलेंगे। लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। उसको किससे डिनोट करते हैं? पी से डिनोट करते हैं। ओके, सो मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, और मोमेंटम को हम टी से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू मास तो आपको पता है ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, तो m इंटू बी, ये उसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। एंड मोमेंटम इज वेक्टर क्वांटिटी having direction that of velocity, having direction that of velocity, ठीक है बेटा। इसका SI यूनिट क्या होगा? SI यूनिट मास का किलोग्राम, V का मीटर पर सेकंड, ओके। CGS यूनिट क्या हो जाएगा बेटा इसका? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। और डायमेंशनल फॉर्मूला उसका क्या हो जाएगा बेटा? डायमेंशनल फॉर्मूला अगर आप जल्दी से ओरली बता सकते हो तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा MLT-1, M1L1T-1। क्लियर हुआ बेटा? किसी को भी कुछ डाउट? प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन जल्दी से। ओके, मोमेंटम के बहुत सारे केसेस हैं, एग्जांपल्स हैं। सपोज अ लाइट वेट व्हीकल एंड अ हेवी व्हीकल आर पार्क्ड ऑन हॉरिजॉन्टल रोड। एक लाइट वेट व्हीकल मतलब टाटा नैनो, एक हैवी व्हीकल मतलब छोटा हाथी। We all know that a much greater force is needed to push the truck than a car. छोटा हाथी को बहुत ज्यादा धक्का मारना पड़ेगा to bring them to the same speed in the same time। मान लो एक छोटा हाथी को धक्का मारा है, एक कार नैनो को धक्का मारा है, हमें दोनों की स्पीड 20 किलोमीटर पर धक्का मार के करनी है, हो पाएगा? जितना फोर्स नैनो में लगाना पड़ेगा उससे ज्यादा तो किसमें लगाना पड़ेगा? छोटा हाथी में। Why? The reason being उसका वेट ज्यादा, वेट ज्यादा मतलब मोमेंटम ज्यादा लगेगा उसमें, ठीक है। दूसरा, if two stones, one light and other heavy, are dropped from the top of a building, a person on the ground will find it easier to catch the light stone than the heavy stone। अगर आप 5th फ्लोर पे हो, ठीक है, अगर आप बॉल फेंक रहे हो या कोई छोटी सी हल्की चीज फेंक रहे हो तो कोई टेंशन नहीं है, बट चाबी फेंकते हो, चाबी हैवी, चाबी का गुच्छा, या मान लो 2 स्टोन, एक छोटा सा स्टोन एक बड़ा स्टोन, छोटे स्टोन पकड़ने में कोई टेंशन नहीं आएगा, बड़ा स्टोन हाथ में लगेगा। व्हाई? The mass of body is also important parameter and determines the effect of force of motion। और तीसरा, speed is another important parameter to consider। A bullet fired by a gun can easily pierce a human tissue before it stops resulting in casualty। The same bullet fired with the moderate speed will not cause much damage। एक ही बुलेट है, एक ही बुलेट है, अगर आप वो बुलेट जोर से सामने वाले बंदे पे फेंक रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे लगेगा थोड़ा बहुत, बट अगर आप फायर कर रहे हो तो उसके आर पार हो जाएगी, उसे बहुत डैमेज करेगी। रीजन, स्पीड इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब मास और स्पीड दोनों इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं टू डिटरमाइन और टू कंसीडर द मोमेंटम। क्लियर हुआ बेटा? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये सारे टॉपिक जो हैं वो निकल चुके हैं सीबीएसई वालों के लिए, गुजरात बोर्ड वालों के लिए अभी तक नहीं निकला है कुछ, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। आप लोगों ने 9th में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है इसलिए शायद सीबीएसई वालों निकाल दिए, बट हम पढ़ लेते हैं, और आपको भी पढ़ना हो तो आपका एक बार रिवाइज हो जाएगा, आपको भी नॉलेज मिलेगी। क्या बोलता है न्यूटन फर्स्ट लॉ? एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन
unless compelled by some external force to act otherwise. अगर कोई बंदा बैठा हुआ है तो बैठा ही रहेगा, अगर आप उसको उंगली ना करो तब तक। जैसे ही उंगली करी तो वो उसका मोशन हो जाएगा, और अगर कोई बंदा मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा अनटिल अनलेस अगर आप उसमें फोर्स अप्लाई करोगे तो उसका स्पीड बढ़ जाएगी, या रोकने की ट्राई करोगे तो स्पीड कम हो जाएगी। ओके, द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म लीनियर मोशन बोथ इंप्लाइज जीरो एक्सेलरेशन, क्योंकि देखो यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन जीरो, स्टेट ऑफ रेस्ट मतलब वेलोसिटी जीरो तो एक्सेलरेशन तो जीरो। तो इस हिसाब से हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ को क्या बोल सकते हैं, इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ बॉडी इज जीरो, मतलब मान लो फोर्स ही नहीं लगा रहे, दैट इज इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो, तो एक्सेलरेशन भी जीरो। तो एक्सेलरेशन कैन बी नॉन जीरो ओनली इफ देयर इज एन नेट एक्सेलरेशन और नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी। नॉन जीरो कब होगा, जब एक्सटर्नल एक धक्का मारोगे या खींचोगे तभी ना, उससे पहले तो वो अगर उस पर कोई फोर्स ही नहीं लगा है, नेट एक्सटर्नल फोर्स मतलब टोटल सब फोर्स मिला के जीरो है, तो उस पर या तो वो रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहेगा, या मोशन है तो मोशन पे रहेगा। देखो उसका एग्जांपल, अगर ये कॉइन है, देख लो कॉइन, अगर मैं इस कार्डबोर्ड को धक्का मार रहा हूं तो वो कहां चला जाएगा, नीचे। इनर्शिया, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया इसलिए तो बोलते हैं कि भाई वो रेस्ट पे था तो रेस्ट पे ही रहेगा, बट उसको धक्का मारा, उसको इस कार्डबोर्ड को धक्का मारा तो वो अपने पोजीशन पर रहने की ट्राई कर रहा है, बट कार्डबोर्ड तो है ही नहीं, इसलिए वो कहां पे चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। देखो अब ये आपके सामने आप देखोगे तो एक बुक है, ठीक है, ये बुक, ये बुक यहाँ पे आप देखोगे तो उस पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, किसके कारण, तो ये टेबल के कारण, और नीचे वेट ऑफ द बुक लगेगा, क्यों लगेगा, बिकॉज कौन खींच रहा है उसे नीचे, ग्रेविटी। नॉर्मल रिएक्शन को आर भी बोलते हैं और उसको एन भी बोलते हैं, वेट ऑफ द बुक को डब्ल्यू बोलते हैं। कितना क्लियर हुआ। अब अगर आप आज इस बुक को यहाँ पे छोड़ जाओ, किसी ने बुक नहीं उठाई, अर्थक्वेक भी नहीं आया, विंडोज बंद है, रूम बंद है, तो 10 दिन के बाद आओगे तो बुक यहीं पे रहेगी, क्यों, बिकॉज वो स्टेट ऑफ रेस्ट पे है। जितना ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है उतना ही वेट ऑफ द बुक नीचे लग रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्या बोलते हैं बेटा, इक्विलिब्रियम कंडीशन, इसलिए वो उसी कंडीशन में रहेगा। क्लियर हुआ, पक्का, ठीक है। तो ये R इज इक्वल टू डब्ल्यू, नॉर्मल रिएक्शन, ये हम आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे इस चैप्टर में, इसलिए आपको आइडिया आ जाएगा, ठीक है, श्योर। नेक्स्ट, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दो चीजों पे डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट मतलब उसकी v0 मतलब a0 जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, देयरफॉर ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू बी एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट इन मोशन, ऑब्जेक्ट इन मोशन मतलब v इज नॉट इक्वल टू 0, बट कौन सा मोशन है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो उसका एक्सेलरेशन 0 है, therefore the object will try to be in that velocity only, जितनी वेलोसिटी जा रहा है। अगर आप उसे एक्सेलरेट ही नहीं कर रहे हो, मतलब आप गाड़ी चला रहे हो 60 की स्पीड से, उतना ही रखा है, एक्सेलरेट ही नहीं कर रहे हो, तो उतनी स्पीड से चलोगे, अगर एक्सेलरेट किया स्पीड बढ़ जाएगी, डिसरेट किया तो स्पीड कम हो जाएगी। देखो ये बंदा स्कूटर पे जा रहा है, क्या बोल रहा है, स्कूटर पे जा रहा है, बोल रहा है कि स्कूटर इज इन मोशन, रिमेन्स इन मोशन, जब तक मैंने बताया ना एक ही स्पीड। बट ये बंदा देख रहा है उसकी कार है रेस्ट पे, तो क्या बोलेगा, दिस कार विल नॉट स्टार्ट, दिस विल नॉट गो एनीवेयर अनटिल एंड अनलेस आई स्टार्ट, वो स्टार्ट नहीं करेगा तब तक ऐसे ही जाएगी, मतलब रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, मोशन पे है तो मोशन पे रहेगा। ठीक है, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा जल्दी से। नेक्स्ट, अब हम पूरा न्यूटन्स लॉ को समराइज कर देते हैं। thus न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्वांटिटेटिवली डिफाइंस द कांसेप्ट ऑफ फोर्स एज एन इन्फ्लुएंस दैट चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। सिर्फ फोर्स बताता है जो मोशन ऑफ द बॉडी को चेंज करेगा, दैट्स इट। अगर आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो वो बॉडी मोशन में चेंज होगा ही, but it does not say anything about how it has to be done to keep object moving. That is, once the body gains motion by the application of force, would it always remain in the state of motion or it would come to rest? मतलब कितना फोर्स लगाने का, किस जगह पे लगाने का, कैसे लगाने का, वो कुछ नहीं बताया, सिर्फ इतना बताया कि फोर्स लगाने का। तो कितना लगाने का, कैसे लगाने का, वो हमें सेकंड और थर्ड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोला, फोर्स लगाने का,
अगर फोर्स नहीं लगा है तो वो स्टेट ऑफ रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, स्टेट ऑफ मोशन पे है तो मोशन पे रहेगा। क्लियर होगी बेटा इतनी बात? पक्का? चलो एक एग्जांपल टेक्स्ट बुक का है, ये पढ़ लेते हैं। एन एस्ट्रोनॉट एक्सीडेंटली गेट सेपरेटेड आउट ऑफ ए स्मॉल स्पेसशिप एक्सेलरेटिंग इन इंटरस्टेलर स्पेस। मतलब यहाँ पे उसका रॉकेट है, ठीक है ना, ये रॉकेट से, ये रॉकेट से वो बाहर निकल गया, रॉकेट तो नहीं दिख रहा है बट मान लो रॉकेट है, ठीक है, वो रॉकेट से बाहर निकल गया, रॉकेट एक्सेलरेट हो रहा है, अब वो बाहर निकल गया, तो क्या बोला है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ एस्ट्रोनॉट इन द इंस्टेंट आफ्टर ही इज आउटसाइड द स्पेस। अब उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, हिज एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 0। व्हाई? उस पे फोर्स लगाने वाला कोई तो बंदा चाहिए। assume that there is no nearby stars to exert gravitational force। आजू बाजू को स्टार ही नहीं है, उसको तो क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इसको इंटरस्टेलर स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ये इंटरस्टेलर स्पेस है, मतलब आसपास कोई नहीं है, तो कोई तो फोर्स लगाएगा नहीं। दूसरी बात, उसकी स्पेसशिप है वो भी दूर चली गई क्योंकि वो एक्सेलरेट हो रही है तो उसको छोड़ के चली गई, और स्पेसशिप कंपैरिजन में उसका मास है ही नहीं, तो उसको एक दूसरे को खींचेंगे नहीं, बहुत ही कम मास है। तो भले ही एक्सेलरेशन ऑफ द स्पेसशिप इज 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बट वो एस्ट्रोनॉट का कुछ भी नहीं होगा। व्हाई? बिकॉज आसपास से उसको कहीं से भी फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? पक्का? तो बेटा आज का लेक्चर हम यहीं पे छोड़ते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मैं सेकंड और थर्ड पढ़ा दूंगा लॉज ऑफ मोशन, जो सीबीएसई वालों को नहीं है फिर भी देख लेना, मेरी आपसे सजेशन है, क्योंकि नॉलेज ले लो, आगे काम आएगा, बिकॉज आगे के जो टॉपिक पढ़ोगे तो उसमें मे भी आपको वो काम आ सकता है। सो आई रिक्वेस्ट यू, अच्छे से पढ़ाई करो, दिल लगा के पढ़ाई करो, आप स्कोर कर सकते हो। ठीक है बेटा, टेक केयर बेटा।